Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to discuss about the Miller indices and its various examples, and a few of the detailed construction of the Miller indices. And then after that, I will give you an assignment to calculate the Miller indices of various system. This is actually very important topic, so that's why I'm again and again repeating, so that the idea may be floated towards the students. So let us start. I'm going to share the screen. Just wait a minute. Okay. ओके, मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस में हमारे पास दो चीजें हैं। एक है प्लेन्स, जिनको हम मिलर प्लेन्स या मिलर इंडिसेस प्लेन्स कहते हैं। दूसरी चीज है डायरेक्शंस। ठीक है, तो डायरेक्शन एक चीज है, ये अलग चीज है, और प्लेन्स जो है वो अलग चीज है। तो इनमें थोड़ा सा आपने डिफरेंस देखना है, और इनकी लेबलिंग का उस दिन मैंने आपको बताया था और थोड़ा सा आपसे डिस्कस भी किया था कि जो डायरेक्शंस हैं उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और जो प्लेन्स हैं उनको हम पैरेंथेसिस से शो करते हैं। ठीक है, और ये क्या चीज़ें हैं, उस दिन भी हमने कुछ देखा था और आज हम उनको और ज़्यादा डेप्थ में देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर ये जो मिलर इंडिसेस हैं, ये लैटिसेस के लिए हम देख रहे हैं पर्टिकुलरली। क्रिस्टल्स के लिए जो हम देखेंगे वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होंगी, क्योंकि आपको पता है कि लैटिस में जस्ट पॉइंट्स होते हैं, और क्रिस्टल में क्या होता है, पॉइंट्स के साथ साथ बेसेस भी होती हैं, यानी कि एक्चुअल एटम्स भी उनके साथ होते हैं। मिलर इंडिसेस आर यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शंस एंड प्लेन। दो चीजें स्पेसिफाई करते हैं मिलर इंडिसेस। डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं पहली चीज, दूसरी चीज प्लेन्स को करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि मिलर इंडिसेस दो चीजें शो कर रहे हैं, डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं, प्लेन्स को शो कर रहे हैं, दो चीजें हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है लैटिसेस और क्रिस्टल्स के लिए, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्रिस्टल तकरीबन वही चीज होती है जो लैटिस होती है, लेकिन उसमें सिर्फ पॉइंट्स की एडिशन होती है। बहुत औकात ये होता है कि क्रिस्टल की जो सिमेट्री है, कुछ सिमेट्री पॉइंट्स लैटिस से कम होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल इज एक्चुअली अ रियल थिंग। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट होती है, जबकि लैटिस क्या है, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। उसी क्रिस्टल का ही एक स्केच है कागज के ऊपर। ठीक है, पॉइंट्स का एक कलेक्शन है जिसको हम स्पेस लैटिस या जस्ट लैटिस कहते हैं। अब अगर हमारे पास वन डायमेंशनल लैटिस है तो उसको एक इंडेक्स से उसकी मिलर इंडेक्स शो कर सकते हैं, उसको फिर हम मिलर इंडेक्स कहेंगे। और अगर टू डायमेंशनल है, दो मिलर इंडिसेस होंगे। ठीक है, डायरेक्शन के लिए भी दो डिजिट्स होंगे और प्लेन्स के लिए भी दो डिजिट्स होंगे। ठीक है, अच्छा पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्शंस क्या है। जिस तरीके से हमारे पास कोई भी वेक्टर होता है, तो वो वेक्टर खास तौर पे जो पोजीशन वेक्टर है वो किसी पॉइंट की पोजीशन को शो कर रहा होता है। मतलब स्पेस में हमारे पास कोई पॉइंट है तो हम उसकी पोजीशन को, जैसे हम आमतौर पे वेक्टर्स में करते हैं, वो क्या है कि इस तरह के वेक्टर से शो करते हैं, R1 A प्लस R2 B प्लस R3 C। जबकि A B C जिस तरीके से अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो तो ये X Y और Z यूनिट वेक्टर होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि R1 इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस R2 इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस R3 इंटू Z यूनिट वेक्टर। उसमें R1 R2 R3 क्या होते हैं, ये उसकी मैग्नीट्यूड होते हैं, और X यूनिट वेक्टर, Y यूनिट वेक्टर और Z यूनिट वेक्टर क्या है ये जो है ये उसकी आप कह लें कि डायरेक्शंस को शो करते हैं, जिनको हम यूनिट वेक्टर्स कहते हैं। क्रिस्टलोग्राफी में हम इनको, ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं, इनको बेसिस वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना, ये स्मॉलेस्ट
वेक्टर होते हैं, दो इनकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं होती जिस तरीके से यूनिट वेक्टर्स में होती है, तो इस वजह से इनको हम यूनिट वेक्टर्स नहीं कह सकते, लेकिन इनका काम वही है जो यूनिट वेक्टर्स का है। वो यूनिट वेक्टर्स भी डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं, और ये जो ए बी और सी है, यहाँ पर ये जो ये ए है, बी है और सी है, ये भी यूनिट वेक्टर्स को ही ये भी डायरेक्शन को ही शो कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक यूनिट वेक्टर्स। बट ये यूनिट वेक्टर्स नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। ये एक्चुअली हमारा जो यूनिट सेल है उसके डिफरेंट आप कह लें कि साइड्स को शो कर रहे हैं। इस वजह से हम ए बी सी को क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं कि ये बेसिस वेक्टर कहलाते हैं, या लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स भी हम इनको कहा जाते हैं, कह सकते हैं। अब मसलन ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, ये क्यूबिक शक्ल है, आपको नजर आ रही है, इसकी जो ये वाली साइड है, ये जो आपको शो हो रही है, इसको हम ए से शो करते हैं, यानी इसकी ये वाली साइड ए वेक्टर से शो की जा सकती है। ये इसका एक लैटिस वेक्टर, या आप कह लें कि इसका यूनिट वेक्टर है ये वाली साइड, ये जो आपको येलोइश टाइप की जो साइड नजर आ रही है, ये क्या है, ए बेसिस वेक्टर है। इस तरीके से आपको ये ग्रीन लाइन नजर आ रही है, ये क्या है, ये बी बेसिस वेक्टर है, ठीक है, ये एक और साइड है। अब एक बॉक्स देखें, अब अगर कोई सिंपल सा बॉक्स अपने सामने रख लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी बात समझने में। तो उस बॉक्स की एक साइड को आप कह लेंगे ए है, दूसरी साइड उसकी बी है, और जो उसकी थर्ड साइड है, ठीक है, ये पर्पल कलर की, ये आपके पास सी साइड है, ठीक है। तो ए बी और सी तीन साइड्स हैं उस यूनिट सेल की, जिनको हम बेसिस वेक्टर्स या लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर के नाम से याद करते हैं। अब इसकी मुख्तलिफ एंगल्स भी हैं, वो भी हमें काम आएंगे। मसलन ये आप देखें, आप ए और सी साइड के दरमियान जो एंगल है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे पास ये वाला एंगल शो हो रहा है अल्फा। इस तरीके से ए और बी साइड के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, गैमा है। इस तरीके से बी और सी साइड के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, बीटा एंगल है। तो अब मुख्तलिफ एंगल्स इसको कन्वेंशन आमतौर पर यही होता है कि ये जो साइड आपके पास ए है, इसके साथ वाला एंगल अल्फा होगा, इस तरीके से बी वाली जो साइड है इसके साथ वाला एंगल बीटा होगा, और इस तरह से सी वाली साइड है इसके साथ वाला एंगल क्या होगा, गैमा होगा। कन्वेंशन चेंज भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही एंगल, इसी तरीके की नोटेशन उनको दी जाती है, अल्फा बीटा और गैमा की। तो ये आपके पास नोटेशंस हैं, और यूनिट सेल की जो डिफरेंट साइड्स हैं वो क्या हैं, ए बी सी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस हैं। अब ये हमारे पास एक लैटिस है, ये 2 डायमेंशनल लैटिस है, आपको शो हो रही है इस पिक्चर में, जस्ट उसी आइडिया को एलैबोरेट करने के लिए कि अगर ये हमारे पास जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, ये 2 डायमेंशनल लैटिस है, इसमें थर्ड कोई एक्सेस नहीं है, यानी कि ये सपोज अगर आप कह लें एक्स एक्सेस है तो ये उसका वाई एक्सेस है, 2 डायमेंशनल है। अगर हम इसकी डायरेक्शंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मिलर डायरेक्शंस या मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शंस, इसको हम कहेंगे। मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन्स वो थोड़े डिफरेंट होंगे, वो बात में हम देखेंगे। अब मसलन इसमें हम देखते हैं कि पहले देखना है कि बेसिस वेक्टर इसमें कौन कौन से हैं, तो आपने इसमें यूनिट सेल डिफाइन करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं ये जो एक बॉक्स है, ये जो बॉक्स बन रहा है, इसको यूनिट सेल कहता हूँ। जैसे मैंने आपको उधर क्लास में भी बताया था कि यूनिट सेल कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, बड़ा भी ले सकते हैं इसे, लेकिन फिल वक्त हम यही ले रहे हैं। अब इसमें देखें, ये ए वेक्टर है जो इसकी एक साइड को शो कर रहा है, ये बी वेक्टर इस यूनिट सेल की दूसरी साइड को शो कर रहा है। सो अब आपने बेसिस वेक्टर को डिफाइन कर लिया, और मैंने इस पिक्चर को काट के यहाँ पे अलग से भी लिख दिया ताकि आसानी हो, यानी ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये पूरा क्या है, ये जो पूरा आप कह लें कि स्क्वायर बनेगा वो क्या होगा, वो हमारे पास कहलाएगा इसका यूनिट सेल, ठीक है, स्क्वायर शेप में है और दिस केस ओनली। अच्छा, अब मैंने कोई पॉइंट है, सपोज 5 3 कोई पॉइंट है, मैंने इसकी डायरेक्शन शो करनी है। सिंपल उसी वही तरीका कार है जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर्स में हम लेते हैं, ये भी कोई इससे मुश्किल नहीं। हम क्या करेंगे, अब ये 5 3 क्यों है, अगर हम ओरिजिन यहां पर ले लेते हैं सपोज, ठीक है, तो अब ओरिजिन से एक्चुअली ये 5 3 का मतलब है कि ये 5 टाइम्स ऑफ द लेटेस्ट एक्स लेटेस्ट वेक्टर ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, यानी कि आप देखें ये ए डिस्टेंस है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए। तो आप देखें ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, टोटल कितना हो जाएगा, 5 ए हो जाएगा, यानी 5 टाइम ऑफ द
बेसिस वेक्टर ए, ठीक। और सिमिलरली जब हम यहाँ पर पहुंचेंगे तो अब हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है वो है 3, ठीक है। यानी वाई डायरेक्शन में या बी डायरेक्शन में इसने 3 टाइम्स मूव करना है, तो ये 1 2 और 3, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में ये 3 टाइम्स ऑफ द बी, यानी 3b वाई पे मूव किया है, और 5a एक्स पे मूव किया, ये 5a और ये आपके पास क्या होगा 3b। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बनेगा वो कहलाएगा 5 3 पॉइंट, ठीक है। अब ये 5 3 पॉइंट क्या शो कर रहा है, इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट है इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना, इसकी क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। और इसको हम अगर मिलर इंडिसेस की फॉर्म में लिखें तो हम किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखेंगे। और इसमें देखें आप 5 और 3 दो इंडिसेस है, यानी 2 डायमेंशनल है तो 2 इंडिसेस, 3 डायमेंशनल होगा 3 इंडिसेस, समझ रहे हैं ना। तो मिलर इंडिसेस और डायरेक्शंस में हम जब हमें कहा जाएगा कि आप इस पॉइंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करें मिलर इंडिसेस की शक्ल में, तो आप उसकी ये डायरेक्शन शो करेंगे, इस पॉइंट की डायरेक्शन 5 3 है, सही है। अब इसी तरीके से एक और पॉइंट की अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो वो है, मतलब पॉइंट है 4 -2, तो और ओरिजिन हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें से 4 2 है तो 4 हम चलेंगे 4a इस तरफ, और -2 है तो जाहिर है इससे हम नीचे चलेंगे डाउनवर्ड, जिस तरीके से हम -y एक्सिस की तरफ चलते हैं, तो ये -2b। अब इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 4 -2 होगा। तो इसका मिलर इंडिसेस क्या होगा, एक तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 4 -2, ठीक है। यानी कि 4, और ये जो नेगेटिव साइन है ना मिलर इंडिसेस में, कन्वेंशन ये है कि इसको इसके ऊपर लिख देते हैं, यानी 2 के ऊपर बार की शक्ल में, यानी 4 2 बार। एक्चुअली इसका मिलर इंडिसेस होगा 4 2 और उसके ऊपर लाइन होगी बार। वो बार क्या शो कर रहा होगा, वो नेगेटिव को शो कर रहा होगा, -2 को शो कर रहा होगा, ठीक है। यानी किसी डिजिट के ऊपर जो एक लाइन है, सीधी लाइन जिसको बार कहते हैं, वो शो कर रही होती है नेगेटिव डायरेक्शन को, ठीक है। अच्छा, फिर मिलर इंडिसेस में हम एक काम और करते हैं, वो ये करते हैं कि हम इसमें से जो कॉमन फैक्टर है ना वो कॉमन ले लेते हैं। मतलब 4 -2 अगर लिखेंगे ना तो इनमें से 2 कॉमन है, 2 को जब हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो ये 2 2 टाइम्स जाएगा, और इस पर 2 -1 टाइम, तो यानी कि 2 बाहर आ गया तो ये 2 -1 हो जाएगा। 2 -1 का मतलब है 2 -1, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो 2 × 1 बार, ठीक है, और 2 बाहर आ जाएगा। तो फिर इसका मिलर इंडेक्स के इंडेक्स सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, यानी 2 1 बार इसका मिलर इंडेक्स होगा, और ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 2 बार भी इसी पॉइंट को शो कर रहा है और 2 1 बार भी इसी पॉइंट को शो कर रहा है, तो ये क्या चक्कर है। ये चीज है कि डायरेक्शन शो करने के लिए हमें किसी मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब अगर हम इस 2 1 बार को प्लॉट करें तो क्या आएगा, कहाँ आएगा, ये 2 यहाँ पर आएगा और -1 यहाँ पर आएगा, यानी कि ये वेक्टर यहाँ तक इस पॉइंट तक आएगा। लेकिन स्टिल क्या होगी, इसकी डायरेक्शन यही होगी। ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही इसकी डायरेक्शन, ठीक है ना। तो डायरेक्शन चूंकि उसी डायरेक्शन में होती है तो मैटर नहीं करता कि ये 2 -1 यहाँ तक रुके या 4 -2 इधर तक रुके, या अगर इसी को भी डबल कर दें तो 8 -4 आगे जाके कहीं रुकेगा, ठीक है। तो ये पूरी लाइन एक ही डायरेक्शन को शो कर रही होगी, इसलिए ये मैटर नहीं करता कि हम इसमें से 2 कॉमन ले लें या ना ले लें डायरेक्शंस के लिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए डेफिनेटली मैटर करेगा, लेकिन डायरेक्शंस हम चूंकि मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शंस कर रहे हैं, इन जस्ट हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो इस वजह से मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन में और मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन में भी जो आपका कॉमन फैक्टर है वो अगर हम बाहर निकाल लें तो वो सही होता है, बल्कि लाजमी तौर पर हमें निकालना होता है। और मिलर इंडिसेस हम सिंपलेस्ट जो पेयर होता है उसकी शक्ल में लिखते हैं, यानी अब फर्दर 2 1 बार में से कोई चीज कॉमन नहीं आती, इस वजह से हम 2 1 बार को ही मिलर इंडेक्स लेंगे। अब प्रीवियस एग्जांपल में आप देखें कि 5 3 आया था, 5 3 में से कोई चीज कॉमन है ही नहीं जो हम निकाले। अगर यहाँ पर 6 3 होता है, ठीक है, 6 3 कहीं यहाँ करके कहीं बनता, आप कह लें कि ये इधर ही बन जाता, ठीक है, क्योंकि 6 यहाँ पे आ जाता
और 1 2 एंड 3 टाइम जाते तो यहाँ पे आता, ठीक है। तो अब 6 3 हम लेते, तो 6 3 में क्या होता कि हम उसमें से 3 कॉमन ले लेते और वो 2 1 के बराबर आ जाता, तो उसकी डायरेक्शन वही होती जो 2 1 की होती। समझ आ रही है बात को? अच्छा, इस तरीके से आगे भी उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब एक और एग्जांपल उसने दी है, मसलन ये पॉइंट है 4 -4, इसको ये 4 तक ले गया, इधर इधर -4 तक, और ये पॉइंट आ गया। अब ये 4 -4, इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 -1 आएगा, तो इसका मिलर इंडेक्स होगा फॉर डायरेक्शन 1 -1, तो वही होगा। अब 1 -1 कहाँ पे प्लॉट होगा, ये 1 है, ये -1 है, तो ये यहाँ तक बेटर आएगा, आगे नहीं होगा। लेकिन यहाँ तक भी डायरेक्शन उसकी शो हो रही है, तो इट्स ओके, हमें सिर्फ डायरेक्शन ही चाहिए, मिलर इंडेक्स फॉर द डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, अब ये आपके पास एक बॉक्स है जिसमें मुख्तलिफ डायरेक्शन शो की गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसको यूज करना है। अब इसमें आप देखो कि ये आपके पास एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस आ रहा है बाहर की तरफ, ये सामने, ये आपके पास वाई एक्सेस है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, जी एक्सेस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये हो गया जी एक्सेस जैसे शो किए गए। अब अगर एक्स एक्सेस की तरफ को डायरेक्शन शो करनी है तो क्या करेंगे, जस्ट एक्स एक्सेस की तरफ, तो एक्स पर वैल्यू 1 होगी, अगर हम इस बॉक्स की हर लेंथ को 1 कहें, मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ, ये ओरिजिन ले लेता हूँ, तो ओरिजिन से एक्स पर क्या है, 1 है वैल्यू, वाई और जी की तरफ मूव नहीं कर रहा, तो वाई और जी की वैल्यू 0 है, तो एक्स एक्सेस की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो होगी 1 0 0। इसी तरीके से वाई एक्सेस की तरफ डायरेक्शन क्या होगी, वाई एक्सेस पर यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, तो क्या डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर, यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होगी, z की भी 0 होगी, तो ये इसका क्या आएगा आपके पास पॉइंट, इसका पॉइंट आएगा 0 1 0, ये डायरेक्शंस हैं, ठीक है। वो जो रेसिप्रोकल और वो वाला काम है वो हम प्लेन्स में करते हैं, ये याद रखिएगा। डायरेक्शन में हमें कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट इसमें उस पॉइंट को लोकेट करना होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं और उनको क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। जी डायरेक्शन में जाना है तो यहाँ पर हम जी पर आ जाते हैं, यहाँ पर कोई एक्स की तरफ भी मूव नहीं कर रहा, वाई की तरफ भी, जस्ट जी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, इसका होगा 0 0 1, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ठीक है एक्सेस के अलॉन्ग मूव नहीं करते हैं, हम इसके दो एक्सेस यानी एक्स और वाई एक्सेस के दरमियान में से एक लाइन खींचते हैं और दूसरे कॉर्नर पर जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी प्लेन है, वाई जी प्लेन है, देखें ये जी है, ये वाई है, ये जो आपको थोड़ी डार्क साइड नजर आ रही है, ये लाइन जा रही है यहाँ से, यहाँ पर हम पहुंचेंगे तो हम एक्स एक्सेस पर मूव नहीं किए, हम वाई पर कितना मूव किए हैं, 1 मूव किए हैं, और जी पर कितना मूव किए हैं, 1 मूव किए हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, ये 0 1 1 आएगा। बात समझ में आ रही है ना, 0 1 1 ये पॉइंट होगा। इसी तरीके से ये अगर हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और हम इस ओरिजिन से सपोज हम एक्स जी प्लेन में मूव करते हैं, यानी इस तरफ चले जाते हैं, इस प्लेन में यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तो इस पॉइंट की डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे, अब देखेंगे कि इस पॉइंट में हम एक्स एक्सेस पर 1 मूव किए हैं, हम लोग जी एक्सेस पर 1 मूव किए हैं, लेकिन वाई एक्सेस की तरफ हम मूव नहीं किए, वाई एक्सेस तो पीछे रह गया ना ये, तो इसमें इसकी इस वजह से एक्स एक्सेस पे 1, वाई पे 0 और जी पे 1, तो यहाँ पर हम 1 0 1, तो इसी तरीके से बाकी भी हम इनको हम कहते हैं फेस डायगोनल, यानी ये एक फेस है ना पूरी साइड, तो इस साइड पर जब हम दरमियान में ऐसे तिरछा मूव करते हैं तो वो फेस डायगोनल कहलाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक फेस के अलॉन्ग डायगोनली हम मूव कर रहे हैं। इस तरीके से एक बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल ये होता है, मतलब अगर मैं ये ओरिजिन है तो इधर से मैं इस पूरी बॉडी को क्रॉस करते हुए इस कॉर्नर पे पहुंच जाऊं अंदर से ही, यानी उस लाइन का जो दरमियान वाला पॉइंट है वो इस बॉक्स के मिडल पर हो, तो वो क्या कहलाता है, बॉडी डायगोनल कहलाता है। जैसे ये वाली चीज शो हो रही है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम यहाँ पर, यानी ओरिजिन से एक्स एक्सेस की तरफ, सॉरी एक्स एक्सेस की तरफ भी मूव कर रहे हैं
y की तरफ भी मूव कर रहे हैं, z की तरफ भी, तो तीनों में इसकी वैल्यू क्या है, 1 1 1 है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बॉडी डायगोनल। ठीक है, बाकी इनकी जो है ना कंसेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ डायरेक्शन, ये बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक दफा डायरेक्शंस और प्लेन्स का कंसेप्ट क्लियर कर लें, फिर फैमिली ऑफ डायरेक्शन और फैमिली ऑफ प्लेन्स के बारे में देखेंगे। ये चीजें मैं बाद में आपको बताऊंगा। अच्छा, मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन्स हैं। प्लेन्स के लिए क्या करते हैं, फिर से मैं एक दफा रिपीट करता हूँ। प्लेन जो है ना वो एक टू डायमेंशनल पूरी साइड होती है, ठीक है ना, वो कहीं से भी हम ले सकते हैं, वो किसी भी जगह, मतलब ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, इनके मिलर इंडिसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या है, जिन जिन पॉइंट्स पर एक्स एक्सेस को, वाई एक्सेस को और जी एक्सेस पर कट कर रही हो प्लेन, तो वो इंटरसेप्ट्स देखने हैं, फिर उन इंटरसेप्ट्स का रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के बाद उनको स्मॉलेस्ट इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है, और फिर क्या करना है, उनको पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर देना। तो ये क्या कहलाती है आपके पास, सिंपल मिलर प्लेन या मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन कहलाती है। अब ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ये फैमिली ऑफ प्लेन्स वाला टॉपिक में हम देखेंगे। फिलहाल हम सेट नहीं देखते, हम सिर्फ एक प्लेन को पहले देख रहे हैं ना। मैं चाह रहा हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको को जो है ना वो मुंतकिल करूँ ये आइडिया, ताकि आप उसको एब्जॉर्ब भी करते रहें। मतलब अब यहाँ पर हमने देखना है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्रीनिश एक प्लेन नजर आ रही है, ये एक बॉक्स के दरमियान में तिरछी एक प्लेन है, और हमें कहा गया है कि इस प्लेन के आप मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करें। ये ग्रीन सी प्लेन जो हमें नजर आ रही है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ओरिजिन कहाँ पर है। ओरिजिन हमें, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई, ये जी। अब यहाँ पर ओरिजिन है, तो ये प्लेन एक्स एक्सेस को 1 पर कट कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से ये प्लेन वाई एक्सेस को भी 1 पे कट कर रही है, और जी एक्सेस ऐसे ऊपर जा रहा है, जी एक्सेस को कहीं पर भी कट नहीं कर रही। जिस चीज को कहीं पर कट ना करे हम कहते हैं कि वो इन्फिनिटी है। एक्स एक्सेस को 1 पे कर रही थी तो इंटरसेप्ट 1 हुआ, वाई एक्सेस को 1 पे कर रही है तो इंटरसेप्ट 1 हुआ, और जी एक्सेस को इन्फिनिटी पे कर रही है तो इन्फिनिटी हुआ। अब हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, इस 1 का रेसिप्रोकल भी 1, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 0 हो गया। तो ये हमारे पास, इनको अगर हम पैरेंथेसिस में हमने इनक्लोज कर दिया, तो ये 1 0 0 क्या हुए इसके आप कह लें कि मिलर इंडिसेस हुए। इसी तरीके से ये अब आपको ये रेडिश कलर की जो है वो एक प्लेन नजर आ रही है, आप कह लें कि एक 3 साइडेड आप कह लें प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से दरम्यान में ऐसे ये टिल्टेड है। अच्छा, अब इसमें अब ये आपका ओरिजिन हो गया जहाँ पे ये मेरा कर्सर है। अब यहाँ से ये एक्स एक्सेस पर 1 पे कट कर रही है, इस तरीके से ये प्लेन वाई एक्सेस को कहाँ पे कट कर रही है, 1 पे कट कर रही है। जी एक्सेस को ये प्लेन कहाँ पे कट कर रही है, 1 पर कट कर रही है। तो इस वजह से इसके इंटरसेप्ट हुए 1 1 1। रेसिप्रोकल लेंगे तब भी 1 1 आएगा, तो इसकी मिलर इंटरसेप्ट क्या आ जाएंगे, 1 1 आ जाएंगे। अब इस तरह, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप देखो कि ये हमारा ओरिजिन है, हमने जो माना हुआ है, अभी अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्लेन है ये गुजर रही है कहाँ से, ओरिजिन से ही गुजर रही है। ओरिजिन से जब हमारे पास कोई प्लेन गुजर रही हो ना, तो उसके लिए थोड़ा सा हम ट्रिक यूज करते हैं, हम उस प्लेन को एक लेंथ आगे शिफ्ट कर देते हैं ओरिजिन से, फिर वो हमारे पास सही तरह से मिलर इंडेक्स डिफाइन नहीं होता। जब भी ये ओरिजिन से प्लेन गुजर रही हो, तो फिर हमें इसको एक लेंथ आगे शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये इस प्लेन को आप जरा थोड़ा सा देखें कि अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूं, ये यहाँ पर इधर, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर इसको शिफ्ट कर दूं, तो ये फिर एक्स एक्सेस पर इसका 1 डिस्टेंस होगा, ठीक है, लेकिन वाई और जी पर ये कट नहीं करेगी, क्योंकि आप गौर करें ना कि ये वाली प्लेन अब यहाँ पर आ गई, जो फ्रंट साइड है यहाँ पर सपोज आ गई, ठीक है। तो एक्स एक्सेस को तो 1 पे कट करेगी ना, क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर, ठीक है, लेकिन y को और z को कट नहीं कर रही, तो y और z इंटरसेप्ट हो गया इन्फिनिटी, और x इंटरसेप्ट हो गया 1। इनका रेसिप्रोकल लेंगे 1 आ जाएगा, इन्फिनिटी का 0 आ जाएगा, इन्फिनिटी का 0, तो इसके मिलर इंडिसेस क्या हो जाएंगे, 1 0 0 आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। आज के लेक्चर में हमने ये देखा है
कि मिलर डायरेक्शंस, मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शंस जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेके जाते हैं, वो कैसे करने, और मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन्स कैसे निकालने। तो इन दो पॉइंट्स को आप इस तरह करें कि आप बुक में से देखें या आप गूगल पे भी जाके देखें, उधर मिलर आप लिखें एग्जांपल्स फॉर मिलर इंडिसेस, शॉर्ट एग्जांपल्स फॉर मिलर इंडिसेस, गूगल में लिखेंगे आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, उन पर प्रैक्टिस करें। बुक में से देख कर जो आपको डायग्राम बुक में कुछ बनी है उसमें से देख के इनकी प्रैक्टिस करें, कोई भी ताकि पिक्चर आए तो आप उसको मिलर इंडिसेस फॉर डायरेक्शन और मिलर इंडिसेस फॉर प्लेन निकालने आपको आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको बताया जाए कि 100 प्लेन है तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्लेन अगर मैं पिक्चर बनाऊं तो कहां पर आएगी, वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देखो, यहाँ तक आपके कोई जहन में क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, हैंड रेज कर लें, चैट बॉक्स में लिख दें। नो क्वेश्चन, ओके, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।